और आइए शुरुआत में सबसे पहले आपको बिलासपुर से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर एक शख्स की जान बेकाबू धार में ऐसी फंसी कि संकट में प्राण फंस गए। चारों तरफ पानी गरजता रहा, डराता रहा। रतनपुर के पास एक शख्स पानी में ऐसा कूदा कि उसे बचाना मुश्किल हो गया। लोगों ने मदद की कोशिश की, लेकिन हालात इतने खतरनाक थे कि ये कोशिश मुमकिन हो पाती, पूरी हो पाती, बेहद परिस्थितियां खराब थी। आखिरकार वायुसेना को मोर्चे पर तैनात होना पड़ा और बाद में लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस शख्स को हेलीकॉप्टर से बचाया जा सका। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि देश के कई हिस्से इस वक्त ऐसे हालात से जूझ रहे हैं और ऐसी संकट की घड़ी में एक व्यक्ति जो इस इलाके में फंसा था, देखिए आसपास आपको जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है लोगों की, लेकिन कोई भी कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं था, क्योंकि पानी की जो धारा है वो इतनी खतरनाक, वेग इतना भीषण कि किसी दूसरे के लिए भी ऐसे में मदद का हाथ आगे बढ़ाना जान जोखिम में डालना हो सकता था। और आखिरकार इस शख्स को एयरलिफ्ट किया गया, वायुसेना को वहां पर आना पड़ा इसे बचाने के लिए। खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर मोरी गेट में देर रात अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। यहां एक गली में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। बदमाशों ने गली में खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया। गाड़ियों पर गोलियों के निशान हैं, 2 पहिए भी गिर पड़े। बदमाश 15 से 20 की संख्या में थे। उन्होंने घरों और गाड़ियों को निशाना बनाया। राहत की बात यह है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये फायरिंग क्यों की गई, ये बदमाश कौन थे, पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। रविवार देर रात को मोरी गेट के कूचा मोहतर खान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात को ताबड़तोड़ 15 से 20 लोगों ने इस इलाके के अंदर अंधाधुंध रात के वक्त फायरिंग कर दी। दरअसल आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर दहशत का जो माहौल है यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर कोई अनजान शख्स अगर कहा जाए तो तकरीबन 15 से 20 लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर इस पूरी जो तंग गलियां हैं वहाँ पर ताबड़तोड़ जो है वो फायरिंग करी। फायरिंग करने वाले लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, किसी को नहीं पता। और ऐसे में जिस वक्त यहाँ पर फायरिंग हुई उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी दहशत में हैं। पुलिस टीम जो खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है, लगातार लोगों से यहाँ पर पूछताछ जो है वो की जा रही है कि आखिर ये जो शख्स थे जिन्होंने यहाँ पर फायरिंग करी किस मकसद से करी, क्यों यहाँ पर इस तरीके से फायरिंग जो है वो की गई। आप देख सकते हैं कि घरों की जो छतें हैं वहाँ पर भी इस तरीके से गोली के निशान जो है वो फिलहाल बने हुए हैं। लगातार पुलिस जो है वो इन लोगों से पूछताछ कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये लोग कौन थे। गुजरात के नाडियाड में बीती रात ऐसा हादसा हुआ कि मौत भी ठहरा जाए, मातम भी कांप जाए। अहमदाबाद वडोदरा नेशनल हाईवे नंबर 8 पर नाडियाड के पास देर रात 2 कारों के बीच भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, तो दूसरी कार भी, आप हालत देखिए, दोनों कारों की आमने सामने की टक्कर हुई और इन कारों को पहचान पाना तक मुश्किल। ऐसे हालात, घायलों और शवों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक्सीडेंट के बाद गैस कटर की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया, शवों को बाहर निकाला गया, क्योंकि इतनी जबरदस्त ये टक्कर थी कि लोगों को निकाल पाना इसमें से मुश्किल था। और अब बात सुशांत सिंह राजपूत मिस्ट्री की। आज इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी से पूछताछ करेगा। रितेश मोदी से ये पूछताछ रिया चक्रवर्ती की कमाई और खर्च को लेकर होगी। रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह की जिंदगी वो जी रही थी, उसके लिए रिया के पास पैसे कहां से आ रहे थे। रिया पर सुशांत के बैंक खातों में हेरफेर के आरोप भी हैं। ईडी सुशांत के सीए से भी पूछताछ कर चुकी है और आज एक बार फिर सीए से पूछताछ होगी। इससे पहले रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ हो चुकी है। सुशांत के परिवार के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब ऐसे में ईडी की जांच का यह दायरा और बढ़ता हुआ। सुशांत के 4 बैंक खातों को सीबीआई भी खंगालेगी। तो एक तरफ ईडी की जांच चल रही है, दूसरी तरफ सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रिया के परिवार से ईडी पहले ही लंबी पूछताछ कर चुका है।
सवाल जो आज होंगे सामने वो ये कि रिया की कमाई का क्या जरिया है, कहां से पैसा आ रहा है, सोर्स क्या है, सुशांत से रिया के खाते में कब कब ट्रांजैक्शन हुए। बीते 2 साल का दरअसल ये टाइम पीरियड है जिसको लेकर ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सुशांत और रिया के बीच कारोबारी रिश्ते क्या हैं, क्योंकि जो 3 कंपनीज थी उसमें सुशांत के साथ साथ रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लोग भी ऑफिशियल पोजीशन पर मौजूद हैं और इसी को लेकर ये पूछताछ भी होनी है। सुशांत के खाते से रिया पर हुए खर्च का सच क्या है, क्योंकि आरोप एक तरफ, लेकिन उन्हें लेकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रूप में क्या सबूत मिल पाते हैं ईडी को, यह भी देखना होगा। और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक ट्वीट कर सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम में शामिल लोगों को शुक्रिया कहा है। श्वेता ने ट्वीट में कहा कि पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोग हाथ जोड़कर सुशांत के लिए प्रार्थना में शामिल हुए। ये आध्यात्मिक क्रांति है और ये पूरी दुनिया में जोर पकड़ रही है। हमारी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाएगी। तो परिवार लगातार सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग तरह से ये मांग कर रहा है कि सुशांत को लेकर सच सामने आए, लेकिन दिल्ली से पटना तक भी इंसाफ के लिए प्रदर्शन हुआ। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की मांग को लेकर करणी सेना ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए लोग पटना में सड़कों पर उतरे। पटना जस्टिस फॉर सुशांत की टीम ने पटना जंक्शन पर यात्रियों और पुलिसकर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर बांटा। तो वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत केस में ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को सावधान किया है। स्वामी का ये ट्वीट आपको दिखा दें। इससे पहले भी लगातार हमले करते रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरलू और वाटरगेट है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम उड़ान भरने और बमबारी करने वाले हैं। हम तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि दोषी कानून के शिकंजे में नहीं आता या कानून दोषी तक नहीं पहुंचता। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया। हालांकि इससे पहले भी आपको याद होगा, ट्वीट के जरिए उन्होंने 26 सवालों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ बॉडी, उनके मरने की परिस्थितियों और इन तमाम बातों को लेकर सवाल खड़े किए थे मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर। और आइए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं उस खबर की जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। फेसबुक व्हाट्सएप की बात, क्योंकि सवाल यह कि क्या फेसबुक और व्हाट्सएप बीजेपी के कंट्रोल में है, क्या फेसबुक सियासी हथियार बन गया है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत में फेसबुक के अधिकारी बीजेपी आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। फेसबुक की मदद से नफरत फैलाई जा रही है और वोटर्स को प्रभावित किया जा रहा है। एक अमेरिकन अखबार के हवाले से ये ट्वीट किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी ने पहले आरोप लगाए, फिर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। राहुल के आरोपों पर हालांकि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया और उन्हें कैम्ब्रिज एनालिटिका केस की याद दिलाई। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, जो हारे हुए लोग अपनी पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते, उन्हें पूरी दुनिया पर आरएसएस और बीजेपी का कंट्रोल नजर आता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों की तरफ नहीं देखती है। कमियां आप में खुद है, आप अपनी कमियां नहीं देखते बल्कि इल्जाम तराशी करते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप के बारे में उनके प्रवक्ता जवाब देंगे, लेकिन मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी से आज कांग्रेस का कार्यकर्ता रूठा है, देश की जनता रूठी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही, उनके कार्यकर्ता नहीं मान रहे, फिर वो अपनी कमियों को कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी फेसबुक पर, कभी ट्विटर पर, कभी व्हाट्सएप पर जिम्मेदारी डालते हैं, खुद की कमियां नहीं तलाशते। राहुल गांधी जी ने एक इल्ज़ाम लगाया है, फेसबुक और इंटरनेट, अब वो डिनाई कर रहे हैं। अगर डिनाई कर रहे हैं तो कमेटी जो पार्लियामेंट इसके ऊपर इंक्वायरी कर ले, एक कमेटी, स्पेशल कमेटी बनाई जाए इसके लिए, जॉइंट कमेटी। जब इल्ज़ाम एक लगा है, एक ऑपोजिशन का इल्ज़ाम है, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर फेसबुक ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है। फेसबुक की तरफ से कहा गया है कि वो भड़काऊ और हिंसा फैलाने वाली पोस्ट को रोकते हैं। ये नीति वैश्विक है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, कोई भी नेता क्यों ना हो।
और अब रुक करते हैं बंगाल का, जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक बार फिर आमने सामने हैं। 15 अगस्त के समारोह में मुख्यमंत्री की खाली कुर्सी पर राज्यपाल धनखड़ इस कदर तिलमिलाए कि उन्होंने ममता सरकार पर राजभवन की जासूसी तक का आरोप जड़ दिया। It has set a very bad precedent. I am at loss of words. This has never happened anywhere in the country. I do not appreciate such a stance. It is with heavy heart I am telling all of you, your Raj Bhavan is under surveillance. That should never happen. How can Raj Bhavan, how can Office of Constitutional Head be under surveillance? A list prepared at Raj Bhavan can leave Raj Bhavan only with my sanction. हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस तरह से आमने सामने हो, लेकिन राज्यपाल ने जिस तरह से दुख जाहिर किया सार्वजनिक मंच से और जासूसी तक का आरोप लगा दिया, ये अपने आप में बेहद गंभीर और संजीदा आरोप। बात अब करते हैं बिहार की, क्योंकि चुनाव से पहले वहां पर सियासी घमासान की तस्वीर है। गहमा गहमी के बीच बड़ी खबर यह है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जेडीयू से गठबंधन लगभग तय हो गया है। 20 अगस्त को इसका ऐलान हो सकता है। तो वहीं नीतीश कुमार ने अपने उद्योग मंत्री श्याम रजक की कुर्सी छीन ली है और उन्हें जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आरजेडी ने भी अपने 3 विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। राजद में भगदड़ की स्थिति है। लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जानते हैं कि अगला चुनाव वो नहीं जीत पाएंगे और महागठबंधन के साथी दल हों या आरजेडी के एमएलए और महत्वपूर्ण नेता, उन सबों को ये लगता है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में राजद का हाल बहुत बुरा होने वाला है और शायद इसीलिए अलग अलग हिस्सों में पहले काउंसिल में जो 5 मेंबर्स थे, उसके बाद इन 3 विधायकों का, और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। कमोबेश इन तीनों की जो कार्यशैली रही, जो उनकी प्राथमिकताएं रही, वो पार्टी हित के अनुरूप नहीं थी, बल्कि मैं कहूं कि उसके ठीक विपरीत जा रही थी। और जिन तीनों के बारे में जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, कोई भी पार्टी एक हद तक, एक थ्रेशोल्ड के बाद पार्टी हित के खिलाफ काम करने वालों को कैसे अंगीकार बना करके रख सकती है। ये श्याम रजक हैं, कभी लालू के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन 2009 में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए। 2017 से नीतीश सरकार में मंत्री थे, लेकिन अब नीतीश ने इनका मंत्री पद छीन लिया और इन्हें जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। श्याम रजक पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप है। देखिए, ये कहीं ना कहीं दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था और पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। विचारधारा और पार्टी के दर्शन से इतर अगर किसी का भी आचरण है तो निसंदेह इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और वैसी परिस्थिति में पार्टी ने ये निर्णय लिया है और ये निर्णय स्वागत योग्य है। दरअसल नीतीश कुमार को इस बात की भनक थी कि श्याम रजक सोमवार को घर वापसी कर रहे हैं और आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन श्याम रजक जाते उससे पहले ही सुशासन बाबू ने उन्हें चलता कर दिया। एक वक्त था जब श्याम रजक की गिनती लालू के बेहद करीबियों में होती थी। 2009 में आरजेडी छोड़कर श्याम रजक जेडीयू में शामिल हुए। 2010 चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़े और जीते। 2010 से 2015 तक श्याम रजक नीतीश सरकार में मंत्री रहे, लेकिन 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव जीतने के बाद नीतीश ने श्याम रजक को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। यही वो वक्त था जब नीतीश के साथ श्याम रजक के रिश्तों में तल्खी की शुरुआत हुई। 2017 में जब आरजेडी सरकार से बाहर हुई, तब श्याम रजक को एक बार फिर नीतीश कैबिनेट में जगह मिली। चुनाव से पहले बिहार की सियासत में उठापटक तेज हो गई। जेडीयू ने श्याम रजक को निकाला, उससे पहले आरजेडी ने 3 विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। वो विधायक हैं प्रेमा चौधरी,
महेश्वर यादव, फराज फातमी। जानकारी के मुताबिक आरजेडी के टिकट पर लड़े तीनों विधायक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू में जाने की तैयारी में हैं। देखिए, ये फैसला ये लंबे समय से चूंकि गतिविधि को अध्ययन किया जा रहा था, उस पर लिया गया है। विगत दिनों की जो भी गतिविधियां हैं, मैं समझता हूं कि उसका भी अध्ययन किया जा रहा होगा और पार्टी के नेतृत्व या उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है, वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस पर वो निश्चित रूप से उनके संज्ञान में पार्टी की ओर से जा रहा होगा और वो आने वाले दिनों में आप देखिए। आरजेडी और जेडीयू में मची खलबली के साथ ही एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं के संकेत मिल रहे हैं। एनडीए की साझेदार एलजेपी की बिहार में जेडीयू से रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान में टकराव बढ़ रहा है। दोनों दलों के नेताओं के आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच पप्पू यादव को चिराग पासवान में मुख्यमंत्री की संभावनाएं दिख रही हैं। 2 महीना पहले भी कहा था कि चिराग जी के में संभावनाओं का असीम ऊर्जा है, वो आए तो निश्चित रूप से पप्पू यादव बिहार और बिहारी बचाने के लिए चिराग पासवान जी को स्वीकार करेंगे। जैसे जैसे वक्त बीतेगा और चुनाव नजदीक आएगा, बिहार की सियासत में उठापटक बढ़ती जाएगी। पुराने समीकरण टूटेंगे और नए बनेंगे। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तस्वीरें हमने आपको दिखाई एक झलक के तौर पर कि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में क्या हाल है, लेकिन अगर इस तस्वीर पर आप इस वक्त नजर डालेंगे जहां पर आपको वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में जुटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति इस मझधार में इस कदर फंसा कि उसे निकालना मुश्किल हो गया और आखिरकार वायु सेना को यहां पर प्रकट होना पड़ा। ये आप देखिए शख्स को, जितनी जबरदस्त जलधारा के बीच ये फंसा हुआ है। इन तस्वीरों पर दरअसल यकीन कर पाना मुश्किल है कि वाकई ऐसे हालात है। बिलासपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, और आप ये देखिए कि इर्द गिर्द आपको बड़ी संख्या में लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये लोग भी अपने आप को मजबूर, क्योंकि मदद का हाथ आगे बढ़ाने का मतलब इन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि दूसरे लोग भी अपनी जान को जोखिम में डाल लें। ये समझ पाना मुश्किल है इन तस्वीरों को देखकर कि ये दरिया है, जलप्रपात है, क्या कहा जाए। लेकिन ऐसे हालात में जब ये व्यक्ति फंस गया तो शायद इसने भी अपने बचने की उम्मीद छोड़ दी होगी। लेकिन ऐसे समय में वायुसेना ने जब मदद का हाथ आगे बढ़ाया और इस इलाके से फंसी हुए इस व्यक्ति को बाहर निकाला, तो जो भी इन तस्वीरों को देख रहा था वो देखता रह गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की ये घटना आपको हम दिखा रहे हैं। आसपास के लोगों पर भी अगर आप नजर डालें तो वो वहां पर खड़े होकर इस व्यक्ति का हौसला जरूर बढ़ा रहे थे, लेकिन मदद इन परिस्थितियों में कर पाना बहुत मुश्किल था। संकट की इस घड़ी में अगर आप इस व्यक्ति की हालत पर इस वक्त नजर डालें, वो एक छोटे से टापूनुमा जमीन के टुकड़े पर बैठा हुआ था और एक पेड़ की शाखा को पकड़कर ही अपनी जान को बचाए हुआ था। लेकिन किसने ये सोचा था कि इस तरह से ये परिस्थिति बदलेगी। लेकिन ये हालात अपने आप में ऐसे, जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे हालात कई जगह पर बने हुए हैं और बारिश और बाढ़ के मद्देनजर जो इंतजाम होने चाहिए या जिस तरह से संपत्ति का नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, कब तक ये परिस्थितियां ऐसी बनी रहेंगी। ये तस्वीर हमने आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की दिखाई, लेकिन अब आपको देश के पहाड़ी इलाकों में क्या हालात हैं वो दिखाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, जहां पर अलग अलग हिस्सों में पहाड़ दरकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं पहाड़ों का मलबा जब आके हाईवेज पर गिर जाता है तो उसे भी वहां से साफ करना, हटाना एक अपने आप में परेशानी, और ऐसे में वो लोग जो वहां रहते हैं, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि संपर्क कट रहा है कई गांवों का मेन हाईवेज से, जिसकी वजह से उन हालात को वापस दुरुस्त करने में भी काफी वक्त लग जाता है। उत्तराखंड में देहरादून बीते दिन जिस हालात से गुजरा है, उन परिस्थितियों पर यकीन कर पाना मुश्किल है। दुकानें जमींदोज हो गई, घरों में पानी घुस आया, नदियां उफान पर हैं और ऐसे ही हालात हिमाचल में भी।
बारिश की बौछार और नदियों में पानी की तेज धार, पहाड़ों में मचा है हाहाकार। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश ने किस कदर तबाही मचा रखी है, इसकी मिसाल है देहरादून का ये मंजर। इन तस्वीरों में आपको कुछ दुकानें दिखाई दे रही, और अब आगे क्या होगा जरा दिल थाम कर देखिएगा। ये क्या हो गया? पल भर में ही यहाँ दुकानें जमींदोज हो गईं। ये देहरादून के प्रेमनगर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां बारिश ने इन दुकानों की मिट्टी पोपली कर दी थी और ये दुकानें ताश के पत्तों की तरह भरभरा गई। कुछ लोग दुकानों के आसपास खड़े हैं, वो कह रहे हैं गई गई गई, और इतना कहते ही चारों दुकानें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं। देहरादून में दरअसल मूसलाधार आफत बरस रही है। शनिवार की रात की घनघोर बारिश में देहरादून की सड़कें जैसे नदी में तब्दील हो गईं। सड़कों पर पानी ऐसे भरा है कि कारें बहने लगी। सड़क पर सैलाब जब आता है तो मंजर कैसा होता है, ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि कैसे सैलाब एक भारी भरकम कार को तिनके की तरह बहा कर ले जा रहा है। देहरादून में रात भर हुई भारी बारिश ने पूरे शहर में आफत मचा दी। कई जगह जमीनें खिसक गई हैं, तो कई जगह पानी भर गया। कारगी चौक पर नाले में पानी बढ़ने से कटाव हुआ तो सड़क किनारे खड़ी कार नाले में जा गिरी। इसे कहते हैं पहाड़ तोड़ आफत, यहाँ पहाड़ ही दरक कर जमीन पर आ गिरे। ये तस्वीरें जोशीमठ की हैं। यहाँ चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ से 13 किलोमीटर दूर बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। मिट्टी के ढेर के अलावा बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर सड़क पर आ गिरे हैं, जिसके चलते हाईवे बंद है। हिलवेज कंपनी हाईवे खोलने में जुटी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया। देखते ही देखते स्कीबा के पास नेशनल हाईवे पर बने अस्थायी पुल को तेज धार बहा ले गई। ये तस्वीरें सोलन की है। यहाँ बारिश के चलते हाईवे पर पहाड़ दरक गया, जिसके चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 घंटे तक बंद रहा। रात में हाईवे खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई। ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद, विकासनगर से टीना साहू, जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून आज तक। और आइए अब आपको पहाड़ों से देश के पश्चिमी हिस्से की तरफ लेकर जाते हैं। बात हम कर रहे हैं राजस्थान की, गुजरात की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो तस्वीरें दिखाई दी हैं बीते कुछ दिनों में, उनकी एक झलक आप देखिए अगर, तो इस कदर जयपुर की सड़कों पर पानी दिखाई दिया कि यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये वही डेजर्ट स्टेट है, मरुस्थल से जुड़ा इलाका है, जहां पर बाढ़ की स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। तो ऐसी ही तस्वीरें गुजरात से भी देखने को मिली। गुजरात में इस वक्त जैसे जल प्रलय आया हुआ है। पता नहीं कुदरत क्या ठान कर बैठी है। बारिश रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। शहरों में सैलाब है। नदियों में उफान है। और जिंदगी में बाढ़ ने कोहराम मचाया है। सैलाब वाहनों को बहा ले जा रहा है। इंसान की बिसात भी तिनके की तरह हो गई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बारिश और बाढ़ ने गुजरात के कई शहरों में तांडव मचा रखा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सैलाब जिंदगी पर धावा बोल रहा है।
लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। सबसे पहले आपको गुजरात के वडोदरा लिए चलते हैं। वडोदरा में सैलाब की तेज धार में एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की सांसें उस वक्त अटक गई जब उसकी कार सैलाब में फंस गई और देखते ही देखते पानी गाड़ी में भर गया। ऐसे में जान बचाने के लिए रिटायर्ड पुलिस अफसर गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और उसके बाद शुरू हुआ उनका रेस्क्यू ऑपरेशन। वडोदरा के फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई। इस वक्त पूरा वडोदरा शहर डूबा हुआ है। शहर के बीच से निकलने वाली विश्वामित्र नदी का जलस्तर 16 फीट को पार कर गया है। वहीं आजवा बांध का जलस्तर 200 के ऊपर चला गया है। मौसम विभाग ने वडोदरा के लिए चेतावनी जारी कर दी है। सांसें अटकाने वाली ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर जिले के कल्याणपुर की हैं। यहाँ अचानक बढ़े पानी की चपेट में एक निजी कंपनी में काम करने वाले 3 गार्ड आ गए। तीनों के तीनों उफनते पानी में बह गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से भंग नदी अचानक उफनने लगी। हालात ये है कि नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और सैलाब बनकर सड़क पर बह रहा है। 3 गार्ड इसी सड़क से होते हुए ड्यूटी पर जा रहे थे। तीनों ने आधी से ज्यादा सड़क पार भी कर ली थी कि अचानक तीनों में से एक गार्ड पैर फिसलने की वजह से नदी में बहने लगा। उसके दोनों साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बैलेंस नहीं बना सके और फिर तीनों नदी में बहने लगे। तीनों ने कोशिश की कि किसी तरह नदी के किनारे आ जाएं, लेकिन लहरें इतनी तेज थी और पानी इतना ज्यादा कि उनकी कोशिश दम तोड़ने लगी। हालात इतने बदतर हो गए कि रेस्क्यू करने गई टीम भी तमाम कोशिशों के बावजूद एक ही गार्ड की जान बचा पाई। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में भी पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार तेज बारिश होने के चलते शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। शहर के निचले इलाकों जैसे लिम्बायत, बमरोली, सरथाड़ा और पर्वत पाटिया से तो लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। तेज बारिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर चुका है। ड्रोन से ली गई सूरत शहर की इन तस्वीरों को देखिए। सूरत में पर्वत पाटिया के मॉडल टाउन में किस तरह से पानी भरा हुआ है और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। सूरत के ज्यादातर इलाकों की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से डूब चुके हैं। शहर का सबसे बड़ा उकाई डैम पानी से पूरी तरह से भर चुका है। ऐसे में अगर डैम का पानी छोड़ा गया तो शहर में ज्यादातर इलाकों में पानी भरने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बता दें कि सूरत शहर तापी नदी के किनारे है। ऐसे में अगर डैम का पानी छोड़ा गया तो तापी नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा और पूरा शहर डूब सकता है। 2019 में गुजरात के 22 जिले मानसून में पानी पानी हो गए। इस तबाही में 169 लोगों ने जान गंवा दी। नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में भी 52 लोगों ने जान गंवाई। उससे 1 साल पहले यानी 2017 में बाढ़ की त्रासदी में करीब 225 लोगों की मौत हो गई। 2015 में भी आसमानी आफत के बाद करीब 90 लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में बाढ़ और बारिश ने हाल खराब कर रखा है। सरयू, घाघरा और गंगा जैसी नदियां उफान पर हैं और इसी की वजह से तराई के इलाके जलमग्न हैं। बाराबंकी और फैजाबाद के आसपास परिस्थितियां कैसी हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। तबाही का ये मंजर देखिए। बाढ़ की ये बर्बादी देखिए। सैलाब ना तो अमीर गरीब देखता है और ना ही ऊंच नीच। सैलाब के रास्ते में गांव, कस्बा, शहर जो भी आता है वो उसे बर्बाद करके ही मानता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की ये तस्वीरें यही कहानी बयां कर रही हैं। सरयू नदी में इन दिनों आफत वाली बाढ़ आई हुई है।
सरयू की लहरें जैसे काल बनकर उफना रही हैं, जैसे सब कुछ अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। सरयू नदी के इस विकराल रूप से 55,000 लोगों की आबादी प्रभावित है। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के चलते तराई क्षेत्रों के दर्जनों गांव और खेत खलिहान सब डूब गए हैं। नदी की कटान से खेतों के साथ साथ कई घर भी नदी की लहरों में समा गए हैं। हालात ये हैं कि खेतों में अब नाव चल रही है। सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते करीब 80 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। घरों में रखा अनाज और दूसरी रसद सामग्रियां खराब हो गई हैं। यहाँ कटान इतनी तेजी से हो रही, कोई ख्याल खबर ले नहीं रहा। यहाँ पर जो कोई आता है उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से देखभाल के चले जाते हैं, वीडियो बना के कुछ करते नहीं हैं। जहाँ तक देखिए हर तरफ पानी का साम्राज्य नजर आ रहा है। पानी में डूबे घरों से निकलने के लिए लोगों के पास सिर्फ नावों का ही सहारा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को बाढ़ के पानी से कुछ इस तरह साइकिल पर बिठाकर निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 8 जिलों में बाढ़ और बारिश ने आफत मचा रखी है। जिन जिलों में नदियों की बाढ़ से तबाही मची है वो हैं फैजाबाद, बाराबंकी, बदायूं, बलिया, बलरामपुर, गोरखपुर, फर्रुखाबाद और कुशीनगर। उधर गंगा में बाढ़ के चलते बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हाल बेहाल है। गंगा तट पर बने 84 घाटों का आपस में संपर्क टूट चुका है। गंगा नदी पूरी तरह से लबालब है। इसके चलते दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती को और ऊपर की तरफ स्थानांतरित कर दिया गया है। गंगा में आई बाढ़ के चलते आरती स्थल के सभी 7 प्लेटफॉर्म जलमग्न हो गए हैं। बहराइच से रामबरन चौधरी, बाराबंकी से रेहान मुस्तफा, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ सुशांत मेहरा, नोएडा, आज तक। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कुदरत ने जिस तरह से कहर बरपाया वो सोच से परे है। पहले 7 घंटे तक नॉनस्टॉप मूसलाधार बारिश हुई, पूरा जयपुर जलपुर बन गया। बारिश बंद हुई तो पूरी पिंक सिटी मिट्टी में मिल गई। इतनी मिट्टी कि लोग दफन हो गए, गाड़ियां दब गई, मकान तक मिट्टी में धंस गए। जयपुर में सबसे भयंकर तबाही। बाढ़ से मिट्टी में दफन हो गए कई लोग। बाढ़ ने जयपुर को कब्रिस्तान बना दिया। सैलाब के बाद मिट्टी में धंस गया पिंक सिटी। लोग दब गए, कारें दब गई, मकान दब गए। कुदरत का ऐसा कहर पहले नहीं देखा। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा नहीं होता कि ये पिंक सिटी जयपुर की तस्वीरें हैं। सब कुछ मिट्टी में धंसा हुआ है, गाड़ियां दब गई हैं, मकान आधे आधे मिट्टी में धंस गए हैं और तो और इस मिट्टी में जिंदा लोग भी दफन हो गए और अब लाशें मिल रही हैं। सवाल ये है कि जयपुर में ऐसा आखिर हुआ क्यों? आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। कैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। तो इसके पीछे की हकीकत जानने के लिए हमें 2 दिन पीछे लौटना होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार को इतनी भयंकर बारिश हुई कि लोग जयपुर को जलपुर कहने लगे। लगातार 7 घंटे की मूसलाधार बारिश से समूचे जयपुर में बाढ़ आ गई। सड़कों पर कारें तैरने लगी, लोग बहने लगे।
सड़कें समंदर की तरह दिखाई देने लगी। घरों में पानी घुस गया, पहाड़ों से झरने बहने लगे, भयंकर भूस्खलन होने लगा। सड़कें, बाजार, गली, मोहल्ले, चारों तरफ सैलाब ने अपना कब्जा कर लिया। मंजर कुछ ऐसा था कि जैसे जयपुर में बादल फट गए हों। लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक इतनी मूसलाधार बारिश क्यों हुई। तो आज हम इसकी वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जयपुर पहले जलपुर बना और उसके बाद कब्रिस्तान सा दिखाई देने लगा। आखिर जयपुर मिट्टी में क्यों धंस गया? तो सुनिए, राजस्थान के लोग सावन के सूखा रहने के बाद इंद्रदेव से बारिश की कामना कर रहे थे, लेकिन इंद्रदेव ने इतनी भयंकर बारिश कर दी कि पहाड़ों की सारी मिट्टी बहकर रिहायशी इलाकों में आ गई और सरकारी अव्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई। और अब तस्वीरें आपके सामने हैं। कई लोगों के घर तबाह हो गए। बारिश में बहकर आई मिट्टी के कारण कई इलाकों में गाड़ियां और घर मलबे में दब गए। वहीं व्यापारी अपने नुकसान का अनुमान लगाते रहे। करीब 100 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालात ये है कि जयपुर शहर के किशनगढ़ के भट्टा बस्ती में 30 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक युवक का शव मिट्टी के नीचे से निकाला गया। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की 30 वॉलंटियर्स की टीम ने पूरे 30 घंटे तक पूरे इलाके में मिट्टी की खुदाई कर युवक का शव ढूंढा। दूसरी तरफ एक बच्चे का शव रिंग रोड की खुदाई में भरे पानी में मिला। सरकार ने रिंग रोड बनाने के लिए जमीन की खुदाई की थी और बारिश की वजह से उसमें पानी भर गया था। जिम्मेदार अधिकारियों ने गड्ढा भरने की जहमत नहीं उठाई और एक बच्चा पानी में गिरकर डूबकर मर गया। जयपुर में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से देख सकते हैं किस तरह से जो सड़क है वो तालाब बन गए हैं। सारे सड़कें इसी तरह से नदी की तरह धारा बह रही है। आप देख सकते हैं मेरे पैर के नीचे देखिए कितनी तेज ये बहाव है। ये सड़क है, ये हाईकोर्ट है और ये विधानसभा है। विधानसभा के सामने देखिए किस तरह के हालत हैं। गाड़ियां जगह जगह बंद हो गई है। पुलिसकर्मी जो है ये निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन हालत यहाँ काफी खराब है। मेरे सामने दिखाना चाहेंगे ये सेंट्रल पार्क है। सेंट्रल पार्क की दीवार जो है नीचे गिर गई है और इसी तरह से कई जगह शहर में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चट्टानें गिर गई हैं, लोग फंसे हुए हैं। अब सवाल ये है कि जयपुर के साथ राजस्थान के दूसरे जिलों में इतनी भयंकर बारिश क्यों हो रही है? मौसम विभाग की माने तो इस सामान्य से ज्यादा बारिश का कारण बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात, निम्न दबाव की हवाएं और नमी बताया जा रहा है। दरअसल इस समय राज्य में एक साथ 4 सिस्टम सक्रिय हैं। मानसून की ट्रफ लाइन हिमालय की तराई के नीचे की ओर आ गई। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना। अरब सागर से मजबूत दक्षिण पश्चिम हवा आई और राजस्थान पर मौसम का तंत्र विकसित होने से भारी बारिश हुई है।